नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आंखें बंद करके एक पल के लिए कल्पना करो, एक ऐसी दुनिया की जहां न मोबाइल है, न इंटरनेट, न कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फिर भी कुछ सभ्यताएं इतनी विकसित हैं कि वे हजारों किलोमीटर दूर तक अपना प्रभाव फैला रही है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है, और यह सच्चाई जुड़ी है अफ्रीका से। हम अक्सर सोचते हैं कि अफ्रीका हमेशा से बैकवर्ड रहा होगा, लेकिन 500 से 1500 सीई के बीच का समय, जिसे हम पोस्ट क्लासिकल ईरा कहते हैं, हमें एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाता है। यह वही समय था जब यूरोप में मिडिल एजेस चल रहा था, जहां इंस्टेबिलिटी और संघर्ष थे, और एशिया में बड़े बड़े एम्पायर अपने विस्तार में लगे हुए थे। लेकिन इसी समय अफ्रीका के अंदर, खासकर वेस्ट अफ्रीका में, कुछ ऐसे शक्तिशाली किंगडम्स उभर रहे थे जो वेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन और नॉलेज में किसी से कम नहीं थे। ये किंगडम्स आइसोलेटेड नहीं थे, बल्कि वे पूरी दुनिया से जुड़े हुए थे। उनके पास मजबूत ट्रेड नेटवर्क्स थे जो सहारा डेजर्ट को पार करते हुए दूर दूर तक फैले हुए थे। सोचो, बिना रोड्स और बिना टेक्नोलॉजी के, फिर भी लोग ऊंटों के सहारे हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे थे। और सिर्फ गुड्स ही नहीं, बल्कि आइडियाज, रिलीजन और कल्चर भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। ये समय अफ्रीका के लिए ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का समय था, जहां किंगडम्स ने खुद को ऑर्गेनाइज किया, मजबूत सिस्टम्स बनाए और दुनिया के साथ अपने कनेक्शंस बढ़ाए। घाना एम्पायर, माली एम्पायर और सोंगी एम्पायर जैसे शक्तिशाली राज्यों ने न केवल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हासिल की, बल्कि उन्होंने एजुकेशन, रिलीजन और कल्चरल एक्सचेंज को भी बढ़ावा दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि विकास सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं होता, बल्कि विजन, ऑर्गेनाइजेशन और सही लीडरशिप से होता है। और यही चीज अफ्रीका के इन महान एम्पायर को खास बनाती है। विद्यार्थियों, जरा कल्पना करो, एक ऐसी दुनिया की जहां वेल्थ की असली पहचान गोल्ड से होती थी और जीवन की सबसे जरूरी चीजों में से एक था सॉल्ट, और इन दोनों के बीच एक ऐसा पावरफुल एम्पायर खड़ा था जो इन दोनों पर कंट्रोल करके पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा था। यही था घाना एम्पायर। उस समय गोल्ड सिर्फ गहनों या सजावट के लिए नहीं था, बल्कि यह पावर, स्टेटस और अथॉरिटी का सबसे बड़ा सिंबल था, और हर बड़ा किंगडम इसे पाना चाहता था। घाना के दक्षिण में घने फॉरेस्ट्स थे, जहां से गोल्ड बड़ी मात्रा में निकलता था, जबकि उत्तर में सहारा डेजर्ट था, जहां से सॉल्ट आता था, जो उस समय फूड प्रिजर्वेशन और हेल्थ के लिए बहुत जरूरी था। अब सोचो, एक तरफ गोल्ड है, दूसरी तरफ सॉल्ट है, और घाना इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है, जैसे कोई गेटकीपर जो पूरे ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि घाना खुद गोल्ड को माइन नहीं करता था, बल्कि वो उन क्षेत्रों को कंट्रोल करता था जहां गोल्ड का व्यापार होता था। यानी उसने प्रोडक्शन नहीं, बल्कि पूरे ट्रेड फ्लो को अपने हाथ में ले लिया था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। घाना के रूलर्स बहुत ही इंटेलिजेंट और स्ट्रैटेजिक थे। उन्होंने मार्केट में गोल्ड की सप्लाई को कॉन्शियसली कम रखा, ताकि उसकी वैल्यू हमेशा हाई बनी रहे। और यह कोई सिंपल डिसीजन नहीं था, बल्कि एक एडवांस इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी थी, जो उस समय के लिए बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। इस स्ट्रैटेजी की वजह से घाना की वेल्थ लगातार बढ़ती गई और उसकी रेप्यूटेशन दूर दूर तक फैल गई। नॉर्थ अफ्रीका और मेडिटेरेनियन रीजन्स में लोग घाना को लैंड ऑफ गोल्ड कहने लगे। दूर दूर से ट्रेडर्स यहां आने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां सिर्फ वेल्थ ही नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी भी है। इस तरह घाना एम्पायर ने यह साबित किया कि सिर्फ रिसोर्सेज होना ही पावर नहीं होता, बल्कि उन्हें सही तरीके से कंट्रोल और मैनेज करना ही असली शक्ति होती है। और यही चीज उसे उस समय के सबसे महान और समृद्ध एम्पायर में से एक बनाती है। बच्चों, अब अपनी कल्पना को और गहराई में ले जाओ। अपने आप को उस समय में रखो, जब न कोई पक्की सड़क थी, न कोई गाड़ी, न कोई ट्रेन और न ही कोई मॉडर्न सिस्टम, फिर भी एक ऐसा व्यापार चल रहा था जो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था और जो एक एम्पायर की किस्मत तय कर रहा था। ये था ट्रांस सहारन ट्रेड रूट्स। सहारा डेजर्ट, एक ऐसा स्थान जहां चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। दिन में इतनी तेज गर्मी की इंसान का खड़ा रहना मुश्किल हो जाए, और रात में इतनी ठंड की शरीर कांप उठे। पानी दूर दूर तक नहीं, हर कदम पर खतरा। फिर भी इसी रास्ते से सैकड़ों ट्रेडर्स अपने कैमल कैरावान्स के साथ गुजरते थे। सोचो, सैकड़ों ऊंट एक लंबी लाइन में धीरे धीरे चलते हुए, उनके ऊपर लदा हुआ गोल्ड, आइवरी और कई बार स्लेव्स। और जब वे नॉर्थ की तरफ पहुंचते थे
तो वहां से लेकर आते थे सॉल्ट, टेक्सटाइल्स, हॉर्सेस और लग्जरी गुड्स। ये सफर सिर्फ कठिन नहीं था बल्कि जानलेवा था। कई लोग रास्ते में खो जाते थे, कई प्यास से मर जाते थे, कई स्टॉर्म्स में फंस जाते थे। लेकिन फिर भी यह ट्रेड कभी रुका नहीं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत बड़ा था। और यही वो जगह है जहां घाना एम्पायर की असली ताकत सामने आती है, क्योंकि घाना की लोकेशन ऐसी थी कि वो इन सारे रूट्स के बीच में आता था, जैसे कोई दरवाजा जिससे होकर हर व्यापार गुजरता था। घाना ने सिर्फ रास्ते को यूज नहीं किया, बल्कि उसने उसे कंट्रोल किया। उसने हर गुजरने वाले ट्रेड पर नजर रखी, उसे रेगुलेट किया और उससे लाभ कमाया। धीरे धीरे घाना एक बड़ा कमर्शियल हब बन गया, जहां दूर दूर से ट्रेडर्स आते थे, रुकते थे, अपने सामान का एक्सचेंज करते थे और आगे बढ़ते थे। लेकिन ये ट्रेड सिर्फ सामान का नहीं था, इसके साथ आइडियाज भी ट्रैवल करते थे। नई टेक्नोलॉजीज भी आती थी, रिलीजन भी फैलता था, कल्चर भी बदलता था, लोगों की सोच बदलती थी। वेस्ट अफ्रीका धीरे धीरे एक आइसोलेटेड रीजन नहीं रहा, बल्कि वो ग्लोबल अफ्रो यूरेशियन नेटवर्क का हिस्सा बन गया। घाना इस पूरे नेटवर्क का एक सेंट्रल पॉइंट बन गया, एक ऐसा प्लेस जहां से कनेक्शंस बनते थे, जहां से दुनिया जुड़ती थी। और यही कारण है कि घाना की पावर सिर्फ उसकी वेल्थ में नहीं थी, बल्कि उसके इन्फ्लुएंस, उसके कनेक्शंस और उसके कंट्रोल में भी थी। अब इस कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं, क्योंकि कोई भी एम्पायर सिर्फ ट्रेड या रिसोर्सेज से महान नहीं बनता। उसे महान बनाता है उसका सिस्टम, उसकी लीडरशिप और उसका कंट्रोल। और घाना एम्पायर इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। घाना के किंग्स सिर्फ रूलर्स नहीं थे, बल्कि वे इमेंस वेल्थ, एब्सोल्यूट अथॉरिटी और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल के प्रतीक थे। उन्होंने एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड टैक्सेशन सिस्टम बनाया था जो उस समय के लिए बहुत एडवांस था। एम्पायर में आने वाले हर सामान पर टैक्स लगता था और बाहर जाने वाले हर सामान पर भी, खासकर गोल्ड और सॉल्ट पर। अब सोचो, हर ट्रेड, हर मूवमेंट, हर एक्सचेंज पर किंग का कंट्रोल। इसका मतलब है कि वेल्थ लगातार रॉयल ट्रेजरी में जमा होती रहती थी, और यही वेल्थ घाना की असली ताकत थी। इस धन की मदद से किंग एक पावरफुल आर्मी मेंटेन करता था, जो एम्पायर को बाहरी खतरों से बचाती थी और अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखती थी। लेकिन सिर्फ आर्मी ही नहीं, इस वेल्थ का उपयोग एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाने में भी किया जाता था, जहां ऑफिशियल्स, एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स मिलकर गवर्नेंस को स्मूथ बनाते थे। घाना का किंग सेक्रेड माना जाता था, यानी लोग उसे डिवाइन पावर का रूप मानते थे। उसके सामने लोग सिर झुकाते थे, उसके आदेश को अंतिम सत्य माना जाता था। उसकी प्रेजेंस ही लोगों में रिस्पेक्ट और फेयर दोनों पैदा करती थी। उसका दरबार भव्य था, उसकी लाइफस्टाइल शानदार थी और उसकी वेल्थ की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। ट्रेडर्स जब घाना आते थे तो उन्हें सिर्फ व्यापार का अवसर नहीं मिलता था, बल्कि उन्हें एक स्टेबल एनवायरनमेंट मिलता था, जहां कानून थे, व्यवस्था थी और सुरक्षा थी। स्कॉलर्स यहां नॉलेज के लिए आते थे, डिप्लोमैट्स यहां रिलेशंस बनाने के लिए आते थे। इस तरह घाना एम्पायर सिर्फ एक रिच किंगडम नहीं था, बल्कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, पॉलिटिकली स्टेबल और ग्लोबली रिस्पेक्टेड एम्पायर था, जिसने ये दिखाया कि अगर लीडरशिप स्ट्रांग हो, सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड हो और रिसोर्सेज का सही यूज हो, तो कोई भी एम्पायर महान बन सकता है। और घाना ने यही करके दिखाया। बच्चों, अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं एक ऐसे मोड़ पर जहां एक एम्पायर गिरता है और दूसरा उठता है। घाना एम्पायर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और उसी समय इतिहास के मंच पर प्रवेश होता है एक महान लीडर का, सुंडिटा केइटा। एक ऐसा वॉरियर जिसकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक लेजेंड बन चुकी है। शुरुआत में उसे कमजोर समझा गया, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, एक विजन था, और वही उसे महान बनाता है। जब समय आया, उसने अपने दुश्मनों का सामना किया, राइवल चीफ्स को हराया और धीरे धीरे मंडिंकर लोगों को एकजुट करना शुरू किया। सोचो, अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग सोच, लेकिन सुंडिटा ने उन्हें एक आइडेंटिटी दी, एक यूनिटी दी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उसने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, बल्कि लोगों का भरोसा भी जीता। उसने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड स्टेट की नींव रखी, जहां लॉज बनाए गए, जस्टिस दिया गया और हर व्यक्ति को सुरक्षा का एहसास हुआ। उसने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया ताकि लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, फूड सिक्योरिटी बढ़े और इकोनॉमी मजबूत हो। उसने इंटरनल पीस बनाए रखा ताकि लोग बिना डर के जी सकें, और यही स्टेबिलिटी किसी भी एम्पायर की असली नींव होती है। सुंडिटा ने समझ लिया था कि सिर्फ जीतना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे बनाए रखना भी जरूरी है।
इसलिए उसने एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया, सिस्टम को मजबूत किया और धीरे धीरे माली एम्पायर को एक्सपैंड किया। उसने उन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल हासिल किया जो पहले घाना के पास थे और उसी गोल्ड सॉल्ट ट्रेड को आगे बढ़ाया, जिससे वेल्थ लगातार बढ़ती गई। इस तरह सुंडिटा केइटा ने सिर्फ एक एम्पायर नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी फाउंडेशन रखी जिस पर माली आने वाले समय में एक महान और समृद्ध सिविलाइजेशन बन सका। विद्यार्थियों, अब अपनी कल्पना को और बड़ा करो, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राजा की जिसका नाम सुनते ही वेल्थ की परिभाषा बदल जाती है, मानसा मूसा। माली एम्पायर का वो रूलर जिसके समय में एम्पायर अपनी सबसे ऊंची पीक पर पहुंचा, लेकिन उसकी सबसे प्रसिद्ध घटना थी उसका हज यानी मक्का की पिलग्रिमेज। साल था 1324 और यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट था जिसने पूरी दुनिया को माली की शक्ति और संपन्नता का एहसास कराया। जब मानसा मूसा इस यात्रा पर निकला तो वह अकेला नहीं था, उसके साथ हजारों लोग थे, सोल्जर्स, सर्वेंट्स, एडवाइजर्स और सैकड़ों कैमल्स, और हर कैमल पर लदा हुआ था गोल्ड, इतना गोल्ड कि आज के समय में भी उसकी कल्पना करना मुश्किल है। जैसे जैसे वो सहारा पार करता हुआ इजिप्ट पहुंचा, वहां के लोग हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा वेल्थ पहले कभी नहीं देखा था। मानसा मूसा ने रास्ते में गरीबों को गोल्ड दिया, मस्जिदों को डोनेट किया, रूलर्स को गिफ्ट्स दिए और इतना अधिक गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट किया कि कुछ समय के लिए इजिप्ट में गोल्ड की वैल्यू ही गिर गई। सोचो, एक व्यक्ति की जेनरोसिटी से पूरी इकोनॉमी प्रभावित हो जाए। ये सिर्फ वेल्थ का प्रदर्शन नहीं था, यह एक मैसेज था कि माली एम्पायर कितना पावरफुल और रिच है। इस यात्रा के बाद माली का नाम पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में फैल गया। लोग जान गए कि अफ्रीका में एक ऐसा एम्पायर है जो वेल्थ, पावर और कल्चर में किसी से कम नहीं है। लेकिन मानसा मूसा सिर्फ धनवान नहीं था, वो विजनरी भी था। उसने समझा कि असली शक्ति सिर्फ गोल्ड में नहीं बल्कि नॉलेज में भी होती है। इसलिए उसने स्कॉलर्स, आर्किटेक्ट्स और ट्रेडर्स को माली आने के लिए इनवाइट किया। नई बिल्डिंग्स बनी, शानदार मॉस्क्स बने, सिटीज डेवलप हुई, एजुकेशन को बढ़ावा मिला। इस तरह उसका हज सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं रहा बल्कि एक टर्निंग पॉइंट बन गया जिसने माली को एक ग्लोबल एम्पायर बना दिया। अब अपनी कल्पना को और ऊंचाई पर ले जाओ। एक ऐसे शहर की तस्वीर बनाओ जो बाहर से देखने में एक साधारण डेजर्ट टाउन लगता है, लेकिन अंदर से वह नॉलेज का ऐसा महासागर है जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये शहर था टिम्बक्टू। माली एम्पायर के समय में ये सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि यह एक ऐसा इंटेलेक्चुअल सेंटर बन चुका था जहां से नॉलेज की रोशनी दूर दूर तक फैलती थी। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ व्यापार करने नहीं आता था बल्कि सीखने आता था, समझने आता था, अपने विचारों को एक्सपैंड करने आता था। टिम्बक्टू में बड़े बड़े लाइब्रेरीज थे जिनमें हजारों नहीं बल्कि लाखों मैन्यूस्क्रिप्ट सुरक्षित रखे जाते थे। ये मैन्यूस्क्रिप्ट सिर्फ कागज नहीं थे बल्कि पीढ़ियों का अनुभव थे, स्कॉलर्स की मेहनत थी और मानव सोच का विकास था। इन लाइब्रेरीज में रिलीजन से लेकर साइंस तक, लॉ से लेकर फिलॉसफी तक हर तरह का ज्ञान मौजूद था। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध संस्था थी यूनिवर्सिटी ऑफ सनकोरे। लेकिन ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, यह एक पूरा लर्निंग सिस्टम था जहां अलग अलग टीचर्स अपने घरों या कोर्टयार्ड्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। यहाँ लर्निंग एक लिविंग प्रोसेस थी। स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते नहीं थे बल्कि सवाल पूछते थे, डिबेट्स करते थे, आर्ग्यूमेंट्स करते थे और अपने विचारों को चैलेंज करते थे। यहाँ थियोलॉजी पढ़ाई जाती थी जहां लोग रिलीजन को गहराई से समझते थे, लॉ सिखाया जाता था जिससे सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जा सके, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी जिससे लोग आकाश और समय को समझ सके, मैथमेटिक्स सिखाई जाती थी जिससे कैलकुलेशंस और लॉजिक मजबूत हो, और मेडिसिन पढ़ाई जाती थी जिससे लोगों का इलाज किया जा सके। सोचो, उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में एजुकेशन सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित थी, तब टिम्बक्टू में इतनी एडवांस लर्निंग हो रही थी। यहाँ अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स आते थे और इस्लामिक वर्ल्ड से भी स्कॉलर्स आते थे। टिम्बक्टू एक ऐसा प्लेस बन गया था जहाँ कल्चर्स मिलते थे, आइडियाज टकराते थे और नए कॉन्सेप्ट्स जन्म लेते थे। ये सिर्फ एक सिटी नहीं था, यह अफ्रीका के इंटेलेक्चुअल पावर का सिंबल था जिसने दुनिया को ये दिखाया कि अफ्रीका सिर्फ ट्रेड और वेल्थ में ही नहीं बल्कि नॉलेज और एजुकेशन में भी किसी से कम नहीं है। और यही टिम्बक्टू को हिस्ट्री में एक चमकता हुआ नाम बनाता है। बच्चों, अब इस कहानी के सबसे गहरे और सबसे पावरफुल पहलू को समझते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां से हमें पता चलता है कि एक सिविलाइजेशन सच में महान कैसे बनती है।
माली एम्पायर में इस्लाम सिर्फ एक रिलीजन नहीं था, बल्कि यह एक गाइडिंग फोर्स बन गया था, जिसने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया, लोगों को जोड़ा और एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल आइडेंटिटी दी। रूलर्स ने इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अपनाया और उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनाया। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह थी कि यह चेंज धीरे धीरे और बैलेंस के साथ हुआ। आम लोग अपने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को फॉलो करते रहे और रूलर्स इस्लामिक प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते रहे। यानी यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बल्कि कोएग्जिस्टेंस था, हार्मनी थी। रूलर्स ने इस्लामिक स्कॉलरशिप को बहुत बढ़ावा दिया, लिटरेसी को एनकरेज किया और एजुकेशन को सोसाइटी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाया। अरबिक लैंग्वेज धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ और लर्निंग की भाषा बन गई। इससे माली का कनेक्शन नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से और मजबूत हो गया। अब माली सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बन गया। लेकिन यहाँ सिर्फ रिलीजन ही नहीं, ट्रेड भी उतना ही महत्वपूर्ण था। माली ने अपने व्यापार को और एक्सपैंड किया, नॉर्थ अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट और यहाँ तक कि यूरोप तक कनेक्शंस बनाए। गोल्ड सॉल्ट ट्रेड और भी ज्यादा मजबूत हुआ। नए गुड्स आने लगे, जैसे फाइन टेक्सटाइल्स, लग्जरी आइटम्स और हॉर्सेस, और बदले में माली का गोल्ड दुनिया भर में फैलने लगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ट्रेड सिर्फ सामान का नहीं था, इसके साथ आइडियाज भी ट्रैवल करते थे, टेक्नोलॉजीज भी आती थी और कल्चर भी बदलता था। इस तरह माली एक ऐसा एम्पायर बन गया जहां कॉमर्स और एजुकेशन एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, जहां रिलीजन और नॉलेज साथ साथ चलते थे, जहां वेल्थ सिर्फ जमा नहीं होती थी, बल्कि सोसाइटी को आगे बढ़ाने में लगाई जाती थी। यह एक ऐसा मॉडल था जो आज भी हमें सिखाता है कि जब एजुकेशन, ट्रेड और कल्चर एक साथ बढ़ते हैं, तब एक सिविलाइजेशन सच में महान बनती है। माली एम्पायर ने यही करके दिखाया और इसलिए वो हिस्ट्री में एक शाइनिंग एग्जाम्पल के रूप में याद किया जाता है। विद्यार्थियों, अब हमारी कहानी पहुंचती है एक ऐसे मोड़ पर जहां माली एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और उसी समय एक नया एम्पायर उठता है और वो है सोंगी एम्पायर। लेकिन कोई भी एम्पायर अचानक महान नहीं बनता, उसके पीछे होता है एक पावरफुल लीडर, और यहाँ वो लीडर था सुनी अली, एक ऐसा रूलर जो सिर्फ राजा नहीं था, बल्कि एक ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर था, एक स्ट्रैटेजिस्ट था और एक विजनरी था। जब उसने सत्ता संभाली तब सोंगी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक एम्बिशन था, एक सपना था पूरे वेस्ट अफ्रीका पर डोमिनेंस बनाने का, और उसने इसे सच कर दिखाया। सुनी अली ने अपनी सेना को मजबूत किया, सोल्जर्स को ट्रेन किया और लगातार कैंपेन्स चलाए। उसने एक एक करके इंपॉर्टेंट सिटीज को जीतना शुरू किया, जैसे टिम्बक्टू जो नॉलेज का सेंटर था और गाओ जो ट्रेड का मेजर हब था। इन सिटीज को जीतना सिर्फ टेरिटरी बढ़ाना नहीं था, बल्कि पावर और इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना था। उसने रिबेलियस चीफ्स को दबाया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म किया और पूरे एम्पायर में स्टेबिलिटी लाई। उसने ट्रेड रूट्स को सिक्योर किया ताकि वेल्थ लगातार फ्लो करती रहे और कोई भी बाहरी ताकत उसे डिस्टर्ब न कर सके। सुनी अली का शासन कठोर भी था, लेकिन इफेक्टिव भी। उसने डिसिप्लिन बनाया, कंट्रोल स्थापित किया और एक मजबूत फाउंडेशन तैयार की। यही वो समय था जब सोंगी एम्पायर ने असली रूप से राइज करना शुरू किया और धीरे धीरे ये वेस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा एम्पायर बन गया। ये सब संभव हुआ क्योंकि एक लीडर ने सिर्फ शासन नहीं किया, बल्कि विजन के साथ नेतृत्व किया। अब सोचो, एक एम्पायर जिसे एक महान वॉरियर ने खड़ा किया, लेकिन उसे लंबे समय तक महान बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम, एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, और यही काम किया एस्किया मोहम्मद ने। सुनी अली के बाद जब उसने सत्ता संभाली तो उसने समझ लिया कि सिर्फ युद्ध जीतना काफी नहीं है, एम्पायर को चलाने के लिए एक मजबूत स्ट्रक्चर चाहिए, और यहीं से शुरू होती है उसकी रिफॉर्म्स की कहानी। एस्किया मोहम्मद ने पूरे एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया, हर प्रोविंस के लिए गवर्नर्स अपॉइंट किए ताकि गवर्नेंस लोकल लेवल तक पहुंचे। उसने एक स्टैंडर्डाइज्ड टैक्सेशन सिस्टम बनाया जिससे रेवेन्यू नियमित रूप से आए और सिस्टम स्मूथली चले। उसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए, जैसे जस्टिस के लिए, फाइनेंस के लिए और डिफेंस के लिए। सोचो, उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में ऑर्गेनाइजेशन इतना एडवांस नहीं था, तब सोंगी में इतना स्ट्रक्चर्ड सिस्टम डेवलप हो चुका था। यह एक हाईली सेंट्रलाइज्ड स्टेट बन गया था जहां हर चीज प्लान्ड और कंट्रोल थी। लेकिन एस्किया मोहम्मद सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं था, उसने इस्लाम को भी प्रमोट किया, एजुकेशन को इनकरेज किया और स्कॉलर्स को सपोर्ट किया।
उसने दूसरे इस्लामिक स्टेट्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए, जिससे सोनगी का ग्लोबल कनेक्शन और मजबूत हो गया। उसकी पॉलिसीज ने एम्पायर को सिर्फ स्टेबल ही नहीं बनाया, बल्कि उसे एफिशिएंट भी बनाया, जहां हर काम सिस्टम के अनुसार चलता था। इस तरह एस्किया मोहम्मद ने यह साबित किया कि एक एम्पायर को महान बनाने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। बच्चों, अब इस कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां हमें समझ आता है कि किसी भी एम्पायर की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना या उसकी वेल्थ में नहीं होती, बल्कि उसके नॉलेज और उसके डेवलपमेंट में होती है। सोनगी एम्पायर के समय में सिटीज जैसे टिम्बकटू फिर से अपने पूरे वैभव के साथ उभरकर सामने आए। लेकिन टिम्बकटू सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक ऐसा लिविंग सेंटर था जहां नॉलेज हर दिन बढ़ रहा था, फैल रहा था और नई सोच को जन्म दे रहा था। यहाँ यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज थीं, जिनमें हजारों मैन्यूस्क्रिप्ट सुरक्षित रखे जाते थे। ये मैन्यूस्क्रिप्ट सिर्फ किताबें नहीं थीं, बल्कि स्कॉलर्स की मेहनत, उनके अनुभव और जनरेशंस का ज्ञान थी। यहाँ दूर दूर से स्कॉलर्स आते थे और स्टूडेंट्स सीखने के लिए इकट्ठा होते थे। यहाँ थियोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, और लर्निंग सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं थी, बल्कि डिस्कशंस होते थे, डिबेट्स होते थे और आइडियाज को चैलेंज किया जाता था, जिससे स्टूडेंट्स की सोच और मजबूत होती थी। टिम्बकटू धीरे धीरे एक ऐसा इंटेलेक्चुअल हब बन गया जहां से नॉलेज की रोशनी दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन इसके साथ साथ ट्रेड भी उतना ही पावरफुल था। सोनगी एम्पायर ने सहारा के अक्रॉस इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया हुआ था। हर कैरावान, हर व्यापारी कहीं न कहीं सोनगी से जुड़ा हुआ था। गोल्ड, सॉल्ट और अन्य गुड्स का एक्सचेंज लगातार बढ़ता गया। मार्केट्स विकसित हुए, सिटीज समृद्ध हुई और लोगों की जिंदगी बेहतर होती गई। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि यह प्रॉस्पेरिटी सिर्फ धन पर आधारित नहीं थी, बल्कि एक बैलेंस पर आधारित थी, जहां स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, एजुकेशन, रिलीजन और कॉमर्स एक साथ आगे बढ़ रहे थे। और यही बैलेंस सोनगी एम्पायर को एक ट्रूली एडवांस और सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन बनाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब इस पूरी कहानी को एक बार फिर से अपने मन में दोहराओ। घाना, माली और सोनगी, ये सिर्फ 3 नाम नहीं है, बल्कि ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो अफ्रीका की असली पहचान को दिखाते हैं। बहुत समय तक दुनिया ने अफ्रीका को गलत समझा, उसे बैकवर्ड कहा, उसे कमजोर समझा। लेकिन इन एम्पायर की कहानी उस सोच को पूरी तरह बदल देती है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि घाना ने कैसे गोल्ड सॉल्ट ट्रेड को कंट्रोल करके इमेंस वेल्थ बनाए, कैसे उसने ट्रांस सहारन रूट्स के जरिए पूरी दुनिया से कनेक्शन बनाया, तो हमें समझ आता है कि यह कोई साधारण सिविलाइजेशन नहीं थी। फिर हम माली एम्पायर को देखते हैं, जहां सुंडिटा केइटा ने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी, मैंसा मूसा ने अपनी वेल्थ और विजन से पूरी दुनिया को चौंका दिया, और टिम्बकटू जैसे सिटीज ने नॉलेज का ऐसा सेंटर बनाया जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े लर्निंग हब्स में से एक था। और फिर हम सोनगी एम्पायर को देखते हैं, जहां सुनी अली ने पावर और एक्सपेंशन की नींव रखी, एस्किया मोहम्मद ने उसे एक ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट सिस्टम में बदला, और जहां एजुकेशन, ट्रेड और गवर्नेंस एक साथ मिलकर एक एडवांस सिविलाइजेशन बनाते हैं। अब सोचो, इतने बड़े टेरिटरीज, इतनी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स, इतनी वेल्थ और इतना नॉलेज, क्या ये किसी भी तरह से पीछे रह गया कॉन्टिनेंट लगता है? नहीं, बल्कि यह तो एक ऐसा रीजन था जो एक्टिवली ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा ले रहा था, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आगे था और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी मजबूत था। इन एम्पायर ने यह साबित किया कि अफ्रीका सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा नहीं था, बल्कि हिस्ट्री को शेप करने वाला एक पावरफुल फोर्स था। ट्रांस सहारन ट्रेड, इस्लामिक स्कॉलरशिप, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल एक्सचेंज के जरिए इन्होंने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जो आज भी हमें इंस्पायर करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी सिविलाइजेशन को समझने के लिए हमें उसके अंदर झांकना पड़ता है, उसकी अचीवमेंट्स को पहचानना पड़ता है और उसके कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। और अफ्रीका की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि ग्रेटनेस किसी एक रीजन की मोनोपोली नहीं होती, बल्कि जहां विजन, नॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहीं महानता जन्म लेती है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।